हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का वीडियो सभी पॉटर हेड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में उन सवालों का जवाब है जो हम सभी के मन में मूवी देखते टाइम आए थे। पर सच तो ये है कि जिन्होंने बुक्स ध्यान से पढ़ी है वो सभी इन सवालों के जवाब जानते होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपको इनमें से कितने जवाब आते थे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू एन पीयूष फ्रॉम हफलपफ, पिंकी गहलावत from Gryffindor, Intercore Gaming from Hufflepuff, Ramesh Jain from Ravenclaw, Tushar Maurya from Hufflepuff, and Shivam Yadav from Hufflepuff. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हैरी के पेरेंट्स ने इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज क्यों नहीं किया खुद को या हैरी को बचाने के लिए, जब वोल्डेमॉर्ट उन सबको मारने के लिए आ रहा था। तो इसका जवाब हमें 7th बुक में मिलता है। इनविजिबिलिटी क्लोक ना यूज करने के 2 कारण थे। पहला कि वो चोगा उस वक्त जेम्स के पास था ही नहीं, वो डंबलडोर के पास था। वो असली मौत का तोहफा था या नहीं, इस बात को जानने के लिए डंबलडोर ने जेम्स से चोगा उधार लिया था और वो उस समय उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे, इसलिए वो चोगा उस वक्त जेम्स के पास था ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जब वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स के घर पहुंच गया था, जेम्स को इतना भी टाइम नहीं मिल पाया था कि वो अपनी जादुई छड़ी उठा सके, वरना हो सकता है कि वो जैसे पहले 3 बार बचा था वो इस बार भी बच निकलता। उसको अपनी छड़ी उठाने का भी मौका नहीं मिला था, तो जाकर चोगा निकालकर उसे ओढ़ने के लिए टाइम मिलने का सवाल ही नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर तलवार सिर्फ सच्चे ग्रिफिंडोर के सामने आती थी तो फिर वो स्नेप को कैसे मिली जो उसने हैरी तक पहुंचवाई। तो जवाब है कि डंबलडोर ने तलवार को अपनी वसीयत में हैरी को दे दिया था, पर उस टाइम ही रूफस स्क्रिमग्योर ने कहा था कि तलवार स्कूल की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी की पर्सनल जो कोई उसे विल में दे दे। और ये भी कहा था कि तलवार का कहीं पता नहीं चला है कि कहाँ है। पर सच तो ये था कि तलवार डंबलडोर के रूम में ही थी, उनके पोर्ट्रेट के पीछे। डंबलडोर को पता था कि मिनिस्ट्री के लोग तलवार चाहेंगे, इसलिए उन्होंने असली तलवार की रेप्लिका बनवाई और उसे अपने ऑफिस में रखवा दिया। डंबलडोर की मौत के बाद मिनिस्ट्री वाले फेक तलवार ले गए और जांच पड़ताल करके उस तलवार को वापस दे गए, जिसे जिनी, नेविल और लूना ने चुराने की कोशिश भी की थी, जिसके लिए स्नेप को जबरन उन्हें सजा देनी पड़ी थी। इसलिए स्नेप ने इन सब झंझट से बचने के लिए फेक तलवार बेलेट्रिक्स की तिजोरी में रखवा दी, और डंबलडोर के पोर्ट्रेट ने उन्हें असली तलवार के बारे में पहले ही बता दिया था, और उस असली तलवार को स्नेप ने कुंड में डालकर अपने पेट्रोनस के थ्रू हैरी तक पहुंचवा दिया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही फनी है कि वोल्डेमॉर्ट की नाक कैसे गायब हो गई या उसकी शक्ल ऐसे सांप जैसी कैसी हो गई। तो इसका जवाब भी हमें बुक्स में मिलता है। वोल्डेमॉर्ट जब टॉम रिडल था वो बहुत हैंडसम था और बातों से इम्प्रेस करने में भी वो बहुत एक्सपर्ट था। वो अपने लुक्स और बातों का फायदा उठा करके बहुत से लोगों को बेवकूफ भी बनाया करता था। पर जब से उसने हॉकर्स बनाना शुरू किया, यानी अपनी पूरी सोल के टुकड़े करके उसे खुद से अलग करना शुरू कर दिया, उसमें फिजिकल चेंजेस भी आना शुरू हो गए, जैसे बाल गायब होना, नाक गायब होना, होंठ गायब होना, बॉडी का कलर चेंज होना। हर हॉकर्स के साथ उसकी बॉडी में चेंजेस आते गए और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा सांप जैसा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि डंबलडोर ने हैरी को डर्सलीज के यहाँ क्यों छोड़ा, किसी विजर्डिंग फैमिली या किसी और रिलेटिव के यहाँ क्यों नहीं छोड़ा। तो इसका जवाब है कि हाँ, ये सही है कि विजर्डिंग वर्ल्ड में हैरी को खुशी खुशी अपने पास रखने के लिए बहुत सी फैमिली तैयार हो जाती, पर क्योंकि लिली ने हैरी के लिए सेक्रीफाइस किया था, ये एक ब्लड मैजिक था और ये किसी सेम खून वाले के पास रहने से स्ट्रॉन्ग होता था, इसलिए लिली के ही सेम खून वाली पेटूनिया पर भरोसा करके डंबलडोर ने हैरी को डर्सलीज के पास छोड़ा। इस पर एक सवाल और आता है कि हैरी को उसके किसी और रिलेटिव के पास भी तो छोड़ा जा सकता था। तो इसका जवाब हमें पॉटर फैमिली वाले वीडियो में मिलता है। हैरी का और कोई रिलेटिव जिंदा ही नहीं था जेम्स की तरफ से जिसके पास हैरी को छोड़ा जाता। कई जनरेशन से पॉटर फैमिली में एक ही लड़के हुए, इस कारण हैरी के कोई पैटर्नल कजिन्स वगैरह थे ही नहीं और हैरी अपने परिवार का आखिरी वारिस था। और मदर साइड से पिटूनिया ही सबसे करीबी थी, और क्योंकि लिली मगल बॉर्न थी इसलिए लिली की साइड कोई और विजिटिंग फैमिली थी ही नहीं, इसलिए उसे किसी और रिलेटिव के यहाँ नहीं रखकर लास्ट ऑप्शन पिटूनिया के पास ही रखा गया।
फिफ्थ क्वेश्चन है कि ट्रिलोनी तो धोखेबाज थी, उसमें एक्चुअली कोई पावर नहीं थी, तो उसने 2 बार सच्ची भविष्यवाणी कैसे कर दी? बुक पढ़ने वाले जानते हैं कि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ट्रिलोनी थोड़ी अजीब थी और ऐसा लगता था कि वो फ्रॉड है, पर ऐसे कई इंस्टेंस आए हैं जब प्रूव होता है कि ट्रिलोनी सही भविष्यवाणियां करती थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो हर वक्त हैरी के मरने की भविष्यवाणी करती रहती थी, पर जब भी वो अनकॉन्शियस वे में भविष्यवाणी करती थी वो सही होती थी। यही नहीं, जब हैरी की पहली डिविनेशन की क्लास हुई थी, ट्रिलोनी ने कई भविष्यवाणियां उसी दिन कर दी थी, जैसे कप टूटेगा, लेवेंडर का खरगोश मर जाएगा, उसे लाल बाल वाले इंसान से दूर रहना चाहिए, सेशन के बीच में कोई उन्हें छोड़कर चला जाएगा, और ये सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई थी। और फिर वो 2 भविष्यवाणियां तो थी ही जो वोल्डेमॉर्ट और पेटिग्रू से रिलेटेड थी, जो सही साबित हुई। 6th क्वेश्चन है कि श्रेकिंग शैक यानी चीखती हवेली हॉन्टेड होने के लिए फेमस क्यों थी? तो श्रेकिंग शैक को डंबलडोर ने ही यूज किया था जब ल्यूपिन ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। वो एक वेयरवुल्फ थे और दूसरे बच्चों को उनसे बचाने के लिए और फुल मून पर उन्हें सबसे दूर रखने के लिए उसी साल वॉम्पिंग विलो यानी लड़ाकू पेड़ को हॉगवर्ट्स के ग्राउंड पे लगाया गया और उस पेड़ से श्रेकिंग शैक के बीच में एक सीक्रेट रास्ता बनाया गया ताकि ल्यूपिन लड़ाकू पेड़ के सीक्रेट रास्ते से होते हुए श्रेकिंग शैक पहुंच जाए, रूप बदलकर वहां रहे और सुबह होने पर वापस स्कूल आ जाए। क्योंकि वुल्फ में कन्वर्ट होने का प्रोसेस बहुत पेनफुल होता था, इसलिए वो ल्यूपिन ही थे जो श्रेकिंग शैक में चीखते थे और उनकी आवाज दूसरों को सुनाई देती थी और लोगों को लगता था कि वहाँ कोई भूत है और वो इमारत हॉन्टेड है। और इस बात को डंबलडोर ने ही ज्यादा हवा भी दी थी ताकि लोगों को यकीन हो जाए और वो उस इमारत से दूर रहें ताकि ल्यूपिन की हकीकत किसी और को पता न चले। 7th क्वेश्चन है कि हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में किसने और कैसे डाला? इसका जवाब बुक में तो है, पर मुझे लगा था कि मूवी में भी होगा, पर मैंने फिर से मूवी देखी स्पेशली इस पॉइंट को देखने के लिए और सच में मूवी में इसका जवाब नहीं था। तो इसका जवाब जैसा कि सबने अंदाजा लगा ही लिया था कि हैरी का नाम नकली मूडी यानी बार्टी क्राउच जूनियर ने ही गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था। पर कैसे डाला का जवाब है कि उसने कब को भ्रमित किया कि उस साल टूर्नामेंट में 3 नहीं बल्कि 4 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हैरी का नाम चौथे स्कूल के कॉम्पिटिटर के रूप में डाला गया। और क्योंकि क्राउच खुद 17 साल से बड़ा था इसलिए उसने ये काम आसानी से कर दिया और एज वाला फैक्टर यहाँ नहीं आया। और क्योंकि अब उस चौथे स्कूल का अकेला हैरी ही कॉम्पिटिटर हुआ इसलिए गॉबलेट ऑफ फायर ने उसके नाम का पर्चा फेंक दिया कि वो चौथे स्कूल से सिलेक्टेड चैंपियन है। बार्टी क्राउच जानता था कि एक बार अगर गॉबलेट ऑफ फायर ने नाम निकाल दिया तो फिर हैरी को टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा। फिर वो स्टेजेस में हैरी की मदद करता रहा। फाइनल टास्क में उसके रास्ते में भी ज्यादा मुसीबत नहीं आई ताकि वो कब तक सबसे पहले पहुंच जाए और पोर्टकी के जरिए शमशान पहुंच जाए जहां वोल्डेमॉर्ट का शरीर फिर से बना दिया जाए। 8th क्वेश्चन भी इसी के कंटिन्यूएशन में है कि बार्टी क्राउच सीनियर की बॉडी पड़ी हुई दिखाते हैं, तो क्या वो मर गए थे और उसे किसने मारा था? तो इसका जवाब है कि हाँ, बार्टी क्राउच मर गए थे, तो उनकी बॉडी ऐसे जंगल में पड़ी हुई है ऐसा बस मूवी में दिखाया है। बुक में बार्टी क्राउच मर गए थे पर उनकी बॉडी नहीं दिखाई गई थी और उन्हें उनके ही बेटे बार्टी क्राउच जूनियर ने ही मारा था। बार्टी ने धोखे से अपने बेटे को अज़्काबान जेल से भगा लिया था। उसकी जगह उनकी बीवी जेल में चली गई थी और पॉलीजूस पोशन पीकर वो अपने बेटे के रूप में वहां रही और कुछ दिन बाद मर गई और बार्टी क्राउच जूनियर अपने पिता और एल्फ विंकी के साथ छिप कर रहने लगा। वो क्विडिच का बहुत बड़ा फैन था और वो क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जाना चाहता था, इसलिए फाइनली क्विडिच वर्ल्ड कप वाले दिन उसे घर से बाहर लाया गया और वो मौका पाकर वहां से भाग गया। उसके बाद उसने अपने पिता को अपने वश में सम्मोहन शाप से रखा, पर बाद में क्राउच इससे बाहर आने लगे थे और वो हॉगवर्ट्स पहुंच गए थे डंबलडोर को सब बताने। पर इसके पहले ही बार्टी को पता चल गया और उसने अपने ही पिता को मारकर उसे खड्डी में रूप परिवर्तित करके उसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में गाड़ दिया। किसी को भी तब तक पता नहीं चला कि क्या हुआ जब तक लास्ट में खुद उसने ही पूरी डिटेल नहीं बता दी। हैरी और क्रम को बस इतना ही पता चल पाया था कि बार्टी क्राउच अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास में है। 9th क्वेश्चन मुझसे उस वीडियो में पूछा गया है जब मैंने व्हाट इफ हैरी वाज इन स्लिदरिन वाला वीडियो बनाया था, और वो ये था कि हर्माइनी इतनी इंटेलिजेंट थी तो वो रेवेनक्लॉ में क्यों नहीं थी, या रेवेनक्लॉ में होती तो क्या होता? तो इसका जवाब भी बुक्स में हमें मिलता है कि टोपी ने कंसिडर किया था हर्माइनी को रेवेनक्लॉ में डालना, जस्ट लाइक प्रोफेसर मैकगोनागल। पर हर्माइनी ने ट्रेन में ही हैरी और रॉन को बताया था कि उसकी इच्छा थी कि वो ग्रिफिंडोर में जाए,
इसलिए जब सॉर्टिंग हैट ने उससे पूछा तो उसने ग्रिफिंडोर में जाने की इच्छा जताई और उसके ब्रेवरी साइड को देखते हुए टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में डाल दिया। यहाँ मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगी जिन्होंने सिर्फ मूवी देखी है। सॉर्टिंग हैट को जब सिर पे रखा जाता था तो मूवी में दिखाया है कि टोपी सब कुछ जोर से कह रही है और सब सुन रहे हैं, पर बुक में ऐसा नहीं था। टोपी को सिर पर रखते ही टोपी आंखों को ढक लेती थी और सारी बातें इंसान के दिमाग से करती थी और बस हाउस का नाम जोर से कहती थी। इसलिए किसी को भी पता नहीं होता था कि दरअसल टोपी ने उस इंसान से क्या बात की और फाइनल फैसले पर कैसे पहुंची, सिर्फ उस इंसान को छोड़कर जिसके सिर पर टोपी रखी गई थी। और रही बात अगर हरमाइनी रेवेनक्लॉ में जाती तो स्टोरी क्या होती, तो मुझे लगता है कि स्टोरी में ज्यादा फर्क नहीं आता। वो तब भी हैरी और रॉन की उसी तरह दोस्त होती, क्योंकि इनिशियली वो उनके मामले में अपनी नाक घुसाती ही रहती थी। किसी न किसी वे में उसकी दोस्ती हैरी और रॉन से हो ही जाती, सिर्फ हाउस अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली 10th क्वेश्चन जो सभी के मन में आया कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बैरियर से जाते टाइम या वहां से अपने बच्चों को छोड़कर वापस आते टाइम कोई मगल कैसे नहीं देख पाता था, तो इसका जवाब भी बुक में है। बैरियर पर जादू किया गया था कि जब भी कोई बैरियर के अंदर गायब होता था तो उस एग्जैक्ट टाइम पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाते थे, जैसे अचानक से भीड़ आ जाती थी या एकदम से धुआं आ जाता था या आसपास हलचल हो जाती थी, जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाए, जो बेसिकली मगल्स के लिए ही होती थी कि वो देख ना पाए कि क्या हुआ या कोई गायब हो गया। इसके अलावा भी बुक्स में ये कई बार मेंशन्ड है कि मगल्स को कई चीजें नहीं दिखती या वो देख कर भी क्योंकि जादू जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, इसलिए वो ये मान लेते हैं कि ये उनकी आंखों का धोखा है, जैसे नाइट बस के केस में भी था। दूसरी बात ये है कि सिर्फ किंग्स क्रॉस स्टेशन का बैरियर ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का अकेला पोर्टल नहीं था। हजारों बच्चों को एक ही टाइम पर स्टेशन पहुंचाना होता था, यानी कि पूरे लंदन में कई जगह ऐसे होते होंगे जहां से आप प्लेटफॉर्म तक पहुंच सको ताकि मगल्स का ध्यान न जाए। जैसे हमने मूवी में भी देखा कि सिर्फ वीजली फैमिली और हैरी और शायद कुछ ही और स्टूडेंट्स होते होंगे जो किंग्स क्रॉस स्टेशन के बैरियर से प्लेटफॉर्म तक पहुंचते थे, बाकी सब अलग अलग वे में जाते होंगे। इसके अलावा ये भी मेंशन्ड है कि हर बार भागकर ही बैरियर में नहीं जाया जाता था, जैसे हैरी और रॉन एक बार बस बैरियर से टिक कर दूसरी तरफ पहुंच गए थे। इवन जब पहली बार हैरी खुद प्लेटफॉर्म पर जाता है तो वो पर्सी, फ्रेड और जॉर्ज को बैरियर में जाता हुआ देखता है, पर एंड टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस आ जाने के कारण उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि बैरियर को कैसे पार किया जाए, इसलिए वो ये मिसेस वीजली से पूछता है। दूसरी बात, पेरेंट्स अपने बच्चों को बैरियर पार करवा कर वापस कैसे जाते हैं, तो इसका जवाब है कि अपने बच्चों को वापस छोड़कर आते टाइम बैरियर के पास एक टिकट काउंटर होता है, जहां एक विजर्ड होता है जो देखता है कि किसी मगल का ध्यान तो नहीं, और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो वो लोगों को बाहर जाने देता है और धीरे धीरे सब वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 सवाल जो मुझसे कई बार पूछे गए हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही किसी वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी।